चलो अब ये वेव्स के बारे में भाई पूरा यूनिटी खैर 9th में हम लोगों ने किया है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आती है चीजें। और वेव्स अगेन साइंस में एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तुम समझ लो ये जो वेव्स है ना ये प्रोबेबिलिटी की तरह है, सवाल आएगा ही आएगा। यानी कि जैसे प्रोबेबिलिटी का सवाल ये सेशन में आता है, वेव्स का भी आएगा ही आएगा। ये वेव्स का देखो ये तो खैर एक पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है, वेव की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड, ये सब पढ़ना है। और वेव्स जो है क्या क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ना है हम लोगों को। टाइप ऑफ वेव देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव देखना है, ट्रांसवर्स, लॉन्जिट्यूडनल, ये सारी चीजें क्या हम लोगों को देखनी है। तो सबसे पहला ही सवाल आना चाहिए वेव क्या होता है। तो मैंने ना तुमको एक चीज बताई थी कि वेव में पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो नहीं होता है, वेव में एनर्जी जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कुछ ऐसे करूं तो अगर वहां पे किसी को लग जाए तो पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, क्या जानी चाहिए, एनर्जी जानी चाहिए। यानी पार्टिकल मोशन नहीं है, ये पार्टिकल जहां था वो वहां का वहां पे रहेगा, वो थोड़ा बहुत आगे होके पीछे आ सकता है, बट पार्टिकल जो है वो पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर क्या होगी, सिर्फ एनर्जी। ट्रांसफर क्या होगी, सिर्फ एनर्जी। तो वेव को अगर सिंपल भाषा में बोले तो वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट प्रोपोगेट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज क्रिएटेड। प्रोपोगेट का मतलब ट्रैवल करना। तो यानी कि वेव जो सुनो अभी चालू होते ही रॉनिक मत कर, मैं कुछ बोला ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहा था, अरे ऐसे वो घंटे फ्लो मूवमेंट। अच्छा मेरे को लगा ऐसे कर रहा। तो डिस्टरबेंस है जो कि प्रोपोगेट हो रही है, कहां से, जहां से वो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, मतलब जहां पे क्रिएट किया मैंने वहां से डिस्टरबेंस, यानी वहां से एनर्जी जो है वो आगे प्रोपोगेट हो रही है। ये कमी है भाई तेरा चश्मा का क्या। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे डू नॉट नेसेसरीली ट्रांसफर एनी मास। एनर्जी जाएगी एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन कुछ भी पार्टिकल नहीं जाएगा, यानी मास नहीं जाएगा। और वेव्स आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग सोर्सेस, जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं, यानी बार-बार बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं। ऑसिलेट करने का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये है, ये आगे गया, थोड़ा सा पीछे आया, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, इसको ऑसिलेट करना बोलते हैं। यानी कि दो बार डायरेक्शन चेंज करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना, मीन पोजीशन बोल लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल लो, ये क्या है हमारे पास, वेव की बात है, ऑसिलेशन की बात है। तो जो चीजें ऑसिलेट करती है ना, वेव वहां पे जनरेट होता है। और ऑसिलेशन ट्रैवल अवे फ्रॉम द सोर्स, जहां से ऑसिलेशन हो रहा है, जहां से एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी आगे जा रही है, सोर्स से दूर जा रही है। और ये जो ऑसिलेशंस है, यानी ये जो डिस्टरबेंस है, ये ट्रैवल कर सकता है कोई भी मीडियम से, पानी से भी जा सकता है, एयर से भी जा सकता है, वैक्यूम में भी जा सकता है, टाइप ऑफ वेव पे डिपेंड करता है। यानी जैसे कि तुम लोगों को पता होना चाहिए दो तरह की जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है। तो किस तरीके की वेव है उस हिसाब से जो है कहानी यहाँ पे चलती है। अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, खैर हम लोग पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर आएंगे। आवाज नहीं आ रही। Ever seen a Mexican wave at a sporting event? The effect is a pretty cool display that goes all around the stadium, but no one has had to move seats. All waves can transfer energy from one place to another without transferring any matter. This is done by a series of disturbances or vibrations that carry the energy. Just like the people in their seats, only moving up and down when it's their turn. Waves can transfer energy through solids, liquids, gases and empty spaces, otherwise known as vacuums. There are two types of waves, which we look at in more detail in another video, but the basic features are the same. These four words describe different properties of waves. Let's discover what each one means. The frequency of a wave is the number of complete waves passing a fixed point in a given amount of time. This time period is usually 1 second. This is what one complete wave looks like. So if this was our time period, the frequency would be 5. Frequency is given the symbol F and is measured in units called hertz. Hertz measure how many complete cycles per second. So how many people in our Mexican wave stand up every second. The frequency and period are often confused. The frequency refers to how often something happens, whereas the period refers to the time it takes to happen. The period of a wave is the time for one complete cycle, so the time taken for one person to stand up, wave, and sit down. This would be measured in seconds. When something happens repeatedly, we say that the event is periodic and refer to the time for the event to repeat itself. The period of the Earth to
with the sun is 365 days. The period of a day is 24 hours. The period of a typical class at school is 45 minutes. Now for wavelength. The wavelength is the distance between a point on one wave and the same point on the next wave. For example, two peaks or two troughs. Wavelength is given the symbol lambda from the Greek letter and is usually measured in meters. Wavelengths can vary hugely in size. X-rays are very short, visible light is here, and FM radio waves are much longer. So we've looked at the frequency, period, and wavelength so far. Let's finish with amplitude. As waves travel, they create disturbance. The amplitude of a wave is the distance from the maximum disturbance to the undisturbed position. Think of a very flat sea, and then an incoming wave. The amplitude is the height of the top of the wave from the flat sea. Can you add the labels to these waves and work out the frequency? Notice that the top one is distance and the bottom one is time. Pause the video, work it out, and click play when you're ready. Did you get them right? In another video, we'll be looking at wave speed equations and connecting wavelengths and frequencies. For now, you just need to तो इन know. लोगों ने क्या क्या समझा दिया, ये कुछ टर्म समझाया इन लोगों ने। वेवलेंथ तो तुम लोगों को पता है भाई, वेवलेंथ क्या है भाई कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रो, इसके बीच को वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब कि एक ऑसिलेशन के लिए कितना वो सोर्स को डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, वो उसकी वेवलेंथ होती है। अगर तुम लोगों को इसको कंप्रेशन और वो दूसरा टर्म याद है क्या था, रेरिफैक्शन, है ना। मैंने बोला था रेरिफैक्शन मत बोलना, रेरिफैक्शन बोलना, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने तुमको टर्म दिया वो रेरिफैक्शन बोलता था। तो जो भी है, तो वेवलेंथ उसके बीच का डिफरेंस होता है कि भाई दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट यानी ये, दो कंसेक्यूटिव ट्रो यानी ये, या दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेरिफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। और लेंथ होने की वजह से किस में मेजर होता है, ये मीटर में मेजर होता है। फिर आता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द न्यूट्रल पोजीशन, यानी कि फॉर एग्जांपल ये समझ लो कि ये पेंडुलम है, थोड़ा इमेजिन करना, ये पेंडुलम है। इसके दो केस बता रहा हूं, पहले में ये ऐसे जाके वापस आ रहा है, दूसरे में ऐसे जाके वापस आ रहा है। किसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड है, दूसरे वाले में, यानी कि जितना ज्यादा अपने सोर्स से दूर जाएगा उतना ज्यादा इसका क्या होएगा, एम्पलीट्यूड होएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम न्यूट्रल पोजीशन, ये न्यूट्रल पोजीशन उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन कुछ भी हो सकती है। फिर मतलब अगर वेवलेंथ शॉर्ट हुआ तो फिर एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस ट्रैवल ज्यादा होगा। वेवलेंथ अगर शॉर्ट हुआ, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में डायरेक्ट रिलेशन मत निकालो अभी, उसके बीच में ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन तुम नहीं समझ पाओगे, वो मत निकालो। सर पर आपने तो ऐसा बोला, पर ये तो ऐसा नहीं है, वो ग्राफ है ना, मैं तो एक पेंडुलम का एग्जांपल दिया था, पेंडुलम ऐसे चलता है। बाकी जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो जितना वो उधर जाएगा उतना ऊपर करेगा, और जितना इधर जाएगा तो उतना नीचे ड्रॉप, जितना ऊंचा होता जाता है। वो तो ग्राफ बना के दिया है। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई नंबर ऑफ रिपीटिशन पर सेकंड, जैसे हमने वो देखी थी ना कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज होती है। तो मैंने बताया था ना कि भाई एक सेकंड वो ऐसे करके कितनी बार कर रहा है, 50 बार कर रहा है, 60 बार कर रहा है। तो एक सेकंड में कितनी बार कोई अपना मोशन को रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो हर्ट्ज में मेजर होती है। और पीरियड क्या है, एक वेव को प्रोड्यूस होने में, एक वेवलेंथ को पास होने में कितना टाइम लगता है। एक वेव प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लग रहा है वो पीरियड, या एक वेवलेंथ को कहीं से पास होने में जितना टाइम लग रहा है वो भी पीरियड है। तो ये टर्म्स के बारे में तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, और तुम लोगों को ग्राफ एनालाइज करना आना चाहिए कि भाई ये कुछ जो इस तरीके से जा रहा है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये वेव यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो दिस इज वन कंप्लीट वेव। ये क्या है, वन कंप्लीट वेव है। और ये क्या हुई, हमारी दूसरी कंप्लीट वेव है। अगर ये एक ही सेकंड में दो वेव जनरेट हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज की। अगर एक ही सेकंड में दो वेव जनरेट हुई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज की। तो फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स क्रिएटेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, वो क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है। समझे तुम लोग। और पीरियड जो होता है ना, वो ये एक वेव को प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा, तो ऑलमोस्ट आधा सेकंड लगा होगा अगर एक सेकंड की बात हो रही है तो पीरियड एक वेव को बनने में कितना समय लगता है, और फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। इसके बीच में कंफ्यूजन तो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड में क्या होता है, अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है,
ये जो मैक्सिमम हाइट है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। और देखा जाए नॉर्मल भाषा में तो सोर्स कितना ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा कि फॉर एग्जांपल ये मैंने पेंडुलम इतना इतना ही जा रहा है, दूसरे केस में ज्यादा जा रहा है, तो दूसरे केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा है क्योंकि सोर्स अपने मीन पोजीशन से न्यूट्रल पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसमें जो वेव जनरेट होगी वो भी बड़ी बड़ी वेव जनरेट होगी, ज्यादा बड़ी वेव आप इसे कंटेक्स्ट में बता सकते हो कि कैसे इस वाले ग्राफ के कंटेक्स्ट में एम्पलीट्यूड। हाँ, अगर ये पहले वाला केस न्यूट्रल क्या है इसमें पहले वो मीन पोजीशन, इसमें ग्राफ ये मीन है। हाँ ये मीन पोजीशन तो है, जितना लंबा खींचेगा तो उतना दूर गया होगा। अब जैसे देख ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, समझ ये ग्राफ दूसरे केस का है, तो पहले केस का कैसा बना होता, शायद ऐसा बना होता, समझा। उसमें एम्पलीट्यूड मैंने कम रखा है क्यों, क्योंकि ज्यादा दूर तो जा ही नहीं रहा। परफेक्ट वेव, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये इसके पीछे की कहानी है। वेवलेंथ ध्यान रखना, ये दो क्रेस्ट के बीच, ये दो थ्रो के बीच में, और ये ग्राफ को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ग्राफ में ABCD करके सवाल आ सकता है। क्रेस्ट उस पे दो क्रेस्ट के बीच में क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। नहीं, दो क्रेस्ट के बीच में वेवलेंथ, हाँ ये कहानी है। क्या ये इतनी गाड़ी तुम लोगों को समझ आई? जी। क्या ये इतनी गाड़ी तुम लोगों को समझ आई? ये वेव टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने देखी। अब देखो तुमको इजी लगा? नहीं सर, नहीं लगा, नहीं लगा। नहीं डर क्यों रहे हो? नहीं आपका नहीं आपका, ये आप करा रहे हो सर इसलिए। अब तो सर नहीं लगा सर, डेफिनेटली नहीं लगा। नहीं है उस ऐप और कुछ छपा रहे हो। तुम्हारी नहीं है, CBSE की। वाह सर वाह, हमारे लिए भी नहीं। सर तुम इतना बाहर गए हो? white अरे नहीं। वाह सर डार्क मोड करो ना। अरे इसमें नहीं कर सकता, PDF है ये। देखो मैं ये वेवलेंथ वगैरह समझना बहुत जरूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेडिफेक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ, है ना। इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और यहाँ पे ग्राफ देखो, जितना मैं रीड करूंगा उतना ही तुम रीड करोगे। ये देख लो, ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा है। बोलो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। एक ही वेवलेंथ ज्यादा है, गैप जो है उसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। compression और पार्टिकल पास में कंप्रेशन, दूर होना रेडिफेक्शन। तो दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस भी क्या तो ये वेव है। मतलब ये भी तो ऑसिलेटिंग सोर्स है ना। ये वो क्या बोलते हैं इसको, वो वहाँ। स्प्रिंग नहीं, अरे वो जब टर्न करते हैं ना, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, tuning fork, tuning तो उसको fork। टर्न किया तो उससे कुछ इस तरीके के डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ये जो डिस्टरबेंस है ये आगे जाएगा और दो अल्टरनेटिव डेंसिटी के रीजन बनाएगा, कंप्रेशन रेडिफेक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स पास में होते हैं। रेडिफेक्शन में पार्टिकल्स इसमें नोटिस होता है ये? नहीं, हम लोग हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते, आँख से थोड़ी सुनते हैं। देख भी नहीं सकते। तो सुनते तो नहीं नहीं, सुनने में तो थोड़ा पता चलता है, ध्यान वही तो रखना पूछ बहुत रहा हूँ, आँख से थोड़ी सुनते हैं। सर स्कूल ये कह रही The number of complete waves, number of complete waves or oscillation produced in 1 second is called the frequency of the wave। यानी कितनी कंप्लीट वेव्स एक सेकंड में बनी है उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसको दूसरी भाषा में नंबर ऑफ वाइब्रेशन अकर पर सेकंड, वो ट्यूनिंग फॉर्क एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया वो भी बोला जा सकता है, समझे। अब ना मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि एक दो बातें तुम लोगों को ना एकदम आंख नाक कान खोल के सुननी है, एक दो बात बचा लो तुम्हारे लिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज फिक्स्ड और does not change even when it passes through different substances। मतलब मीडियम में चेंज आने के साथ साथ तुम्हारे पास है लाइन से, ये तुम्हारे पास line से। अच्छा मैं एक सजेशन लेना चाहता था, हाँ, बना दो। जैसे कि 8 वालों के लिए मैं ऊर्जा की बुक बना रहा हूँ, ऊर्जा की पूरी तो एक हफ्ते के अंदर उनकी पूरी ऊर्जा आ जाएगी। मैं क्या सोच रहा था, जितने टॉपिक्स के मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं उसको कंबाइन करके एक बुक बना के दे दूं रीड करने के लिए। सिर्फ रीड एंड मूव ऑन ही है, लर्निंग के लिए नहीं है बुक लेके, ऐसा करके दे दूं। क्योंकि अलग अलग पीडीएफ में कभी कभी खोल के देता हूं, तुम्हारे पास ये चीजें है नहीं, और इतनी पीडीएफ तुमको भेजूंगा तुम कहां कर ढूंढने बैठोगे, तो बना के दे दूं। तो फिर 1 वीक बाद या 10 डेज के ब्रेक तो वैसे उससे फोटो डालो सब, ब्रेक तो नीचे भले ही बॉटम में लगा दो, वो तेरा टेंशन नहीं है, वो मेरा टेंशन है। सर फिजिक्स के बारे डिवाइड करके दो। तुम जैसा बोलो वैसा मैं हाँ, सर, divide करके दे दो। फिजिक्स के बारे डिवाइड करके दे हाँ। दूं, चलेगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगेन क्या करना, वो बुक सिर्फ रीड करने के लिए, समझने के लिए, उसको लेके बैठ के रट्टा मत मारते बैठो। सिंपल वर्ड्स में होगी। ये वर्ड्स कैसे है, हार्ड। तो हार्ड होगी। सिंपल वर्ड्स के पीछे मत भागो, कांसेप्ट किसमें अच्छे से है वो देखो। ये सब अच्छा है, समझ आएगा वैसी है बुक। नहीं आएगा तो मैं किस लिए बैठूं,
पढ़ाने के लिए तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डज नॉट चेंज विद मीडियम। ये लाइन को याद रख लो, बोल रहा हूं मैं, फंसाऊंगा अभी तुमको अगली टेस्ट में। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की जो होती है मीडियम के साथ चेंज नहीं होती। कोई वेव है सॉलिड में, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी फ्रीक्वेंसी किस में रहेगी, लिक्विड में, उतनी फ्रीक्वेंसी किस में रहेगी, गैस में। तो फ्रीक्वेंसी, बहुत जोर दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डज नॉट चेंज विद मीडियम। इस पे ध्यान देना बहुत तेज। सर मीडियम एक बार बताओ क्या? मीडियम तो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। सर एक बार एक एग्जांपल एग्जांपल ही तो, कोई भी वेव है सॉलिड में जा रही है, लिक्विड में जा रही है, गैस में जा रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी हर्ट्ज की उतनी रहने वाली है, ठीक है। इस पे ये कुछ बन सकता है। तो फिर और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेन्स कांस्टेंट इन एनी मीडियम बट स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है। यानी कि मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है। चेंज कौन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। इसमें ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा स्पीड जो है सॉलिड में होती है, कॉम्पैक्ट है इसके। हां लिक्विड में ज्यादा। सर लेकिन सॉलिड ज्यादा वेवलेंथ बढ़ा तो फिर फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगा। वेव, मैंने बोला ना, इस पे डायरेक्ट रिलेशन मत निकालने पड़ा तुम। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, समझे। टाइम पीरियड, हम लोगों ने पीरियड को कैसे समझा, एक वेव बनने में जितना टाइम लगता है उसको हमने क्या बोल दिया, टाइम पीरियड बोल दिया। और एक जरूरी बात है भाई, टाइम और ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना, एक ही बार बोलूंगा वरना रटना पड़ेगा। अगर एक सेकंड में 5 वेव जनरेट हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज की है। एक वेव को जनरेट होने में कितना समय लगा होगा, बोलो 1/5 सेकंड लगा होगा, 0.2 सेकंड लगेगा। क्योंकि 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 तब जाके 1 सेकंड में 5 वेव जनरेट होती है। मतलब कि जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना। और यहाँ से ही फॉर्मूला जनरेट हो रहा है कि टाइम इज इक्वल टू k इनटू 1/f। k का वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो टाइम इज इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला भी यहाँ से जनरेट हो रहा है, पूरा लॉजिकल है ये, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। होप सो तुमको लॉजिक समझ आया होगा। तो यानी कि टाइम और फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें k का क्या? 1, k की वैल्यू 1 कर दी, जिसमें फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है और टाइम की यूनिट किस में होती है, सेकंड्स में होती है। इतनी बात को ध्यान में रखना। समझ गए तुम लोग? बोलो, ये सी डी ए बी ई एफ ये सब सेम होंगे कि नहीं होंगे? ये सारी की सारी चीजें क्या है, वेवलेंथ है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, वेवलेंथ है। और जो वेव क्या है? पूरी, ये पूरा वेव है ऐसा। अच्छा ऐसा, बोलेगा ऐसा। A to B वेव है, समझी? वेव कहाँ है, A to B है। अरे नहीं, इधर से ऐसे 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 A to B है। A to B, A to B ऐसे नहीं, ऐसे है। A to B वो है ना, वेवलेंथ है। ये हाँ। और ये कर्व वाला क्या है, येलो वाला वेव है। अब देखो एकदम सीधा सिंपल। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 400 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी, 400 हर्ट्ज है। बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम द सोर्स वाइब्रेट इन 1 मिनट। 1 मिनट का वाइब्रेशन चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स 400 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 400 का है। तो भाई तुम एक मेरे को बात बताओ, टाइम पीरियड ढूंढना है तुमको, लेकिन 1 मिनट का ढूंढना है ना। ये फ्रीक्वेंसी तो 1 सेकंड की है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो उसको तुमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24,000 में वाइब्रेट होता है। और t इज इक्वल टू 1/f। समझे तुम लोग? तो 24,000 बार वाइब्रेशन होगा, उसका आंसर तो आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम द सोर्स वाइब्रेट, उसका आंसर तो आ गया। आगे बोले आल्सो कैलकुलेट द टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू 1/f और यहाँ पे 400 ही लोगे तो 0.0025 सेकंड आ जाएगा। एकदम लॉजिक है। फ्रीक्वेंसी तो वाइब्रेशंस ही होती है ना, फ्रीक्वेंसी तो वाइब्रेशंस होती है। 400 हर्ट्ज 1 सेकंड में, अगर 400 बार 1 सेकंड में वाइब्रेट हो रहा है तो 1 मिनट में इनटू 60 करना। तो एकदम सिंपल ऐसे न्यूमेरिकल्स है। क्या था इसमें? फिर एम्पलीट्यूड, the maximum displacement of particle of the medium from their original mean position on passing a wave through a medium is called amplitude। साइज ऑफ वेव बोला जा सकता है इसको सिंपल भाषा में, कि वेव कितनी बड़ी है वो उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसको a से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर्स होती है। समझे तुम लोग मेरी बात? स्पीड टाइम ग्राफ हुआ तो स्पीड आ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम है कि कोई वेव है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो मुझे एम्पलीट्यूड ही ना, एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड तो क्या है, कितना सोर्स डिस्प्लेस कर रहा है, या साइज ऑफ वेव। Maximum एम्पलीट्यूड का मतलब होता है सोर्स कितना डिस्प्लेस कर रहा है जहां से वेव जनरेट हो रहा है, या तो वेव का साइज कितना है, कितनी बड़ी वेव है। ज्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, वो तो हम देखेंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वेव बहुत बड़ी बड़ी है ऐसा। पर स्पीड जो लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कोई वेव है, अब वेव तो ऐसे जा रही है ना, 1 सेकंड में कितना कवर करती है मीटर वो हमें पता है। तो वो एम्पलीट्यूड से लेना देना नहीं, क्योंकि 1 सेकंड में ऐसे ऐसे करते करते कितनी बार जा सकती है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है।
तो वो तुमको डिस्टेंस क्या सामने से दे देंगे, तुम लोगों को स्पीड निकालनी है, मीटर और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना, और तुम्हारे पास यहाँ पे फार्मूला खेलते हैं लोग, हम इतना फार्मूला अभी नहीं खेल रहे, मेडिकल में देखेंगे। लेकिन ये समझ लेना कि सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा है और लिक्विड में स्पीड कम होती है, गैस में सबसे कम। सर लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस पे कम होती तो फिर तो जितना पास पार्टिकल होगा उतना जल्दी वेव जाएगा, क्योंकि डिस्टरबेंस उतना जल्दी जाएगा, पार्टिकल जितना दूर होगा डिस्टरबेंस जाने में टाइम लगेगा। तो यानी कि ये यहाँ पे कहानी है, हम ये नहीं कर रहे लेकिन ये जरूर कर रहे, ये समझ लेना, ये आने जैसा पॉइंट है, ई असेसमेंट में ये आने जैसा पॉइंट होगा, तो इतनी ध्यान देना। If 20 pulses are produced per second, what is the frequency of wave in the hertz? 20 पल्स जनरेट हो रहे हैं, मतलब 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ये एक मार्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है। अगर 5 सेकंड लिखा है तो फिर 20 डिवाइडेड बाय 5। हां 20 into 5 तो 5 वेव, 1 सेकंड में 20 वेव है। नहीं, अगर 5 फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओके, तो डिवाइड बाय 20 मतलब अब देखो मेरे को एक्चुअली चोरी इतनी होती है ना कि मैं जाने तो डर जाओगे, तो कुछ इसमें भी क्वाड्रेटिक डाल चुका हूं मैं। अरे, ठीक है, सर मारना ही डिपेंड करता है टाइप पे, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव डिपेंड करता है। ट्रैवल करता है। वैक्यूम में किसी बंद कर तो दे, कुछ वेव बंद ट्रैवल कर। करती है, कुछ वेव नहीं करती है। जैसे कोई साउंड ठंडी वेव है है। ना, तो साउंड एम्प्टी स्पेस में नहीं करेगी, लेकिन लाइट भी वेव है तो वो ट्रैवल करेगी। Sir, तो टाइप पे डिपेंड करता है। सर से हां हां, एक जन बोल एक्सक्रीशन जाम क्या जब सर क्रेस्ट टू क्रेस्ट में क्या होता है सर और ऐसा क्या होता है? वेव तो A to B क्या बोल रहे थे आप लोग? A to B वो भी वेव है, वो कंप्लीट वेव जहां से शुरू हुई और जहां पे खत्म हुई, तो उसके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, वेवलेंथ। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी वेव है। हां वेवलेंथ है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी crest वेवलेंथ है, और टॉप A टू to B टॉप भी वेवलेंथ है, वो A to B भी वेवलेंथ है। हाँ। और A to B ये पूरा जो है वो एक वो कंप्लीट वेव है। अब यहाँ पे देख लो, बेसिकली लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव की ये लोग बातें कर रहे हैं। तुम लोगों को पता होना चाहिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ऐसे कंप्रेशन रेडिफेक्शन के रीजन बनते हैं और वो कुछ इस तरीके से सीधा जाता है कि स्प्रिंग जो है। सानवी क्या करना चाहती है? चेयर आगे लेके आ। आजा पढ़ा दो। तो यानी कि ये जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है ना, कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए। हां जा दृष्टि को मार दे। तो ये जो है ना लॉन्जिट्यूडिनल वेव में तुम ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया तो ये देखो, ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। देखो ये जो डिस्टरबेंस है आगे जा रहा है, ये जो डिस्टरबेंस है ये क्या हो रहा है, ये देखो, तो ये कंप्रेशन और बीच में क्या था, रेडिफेक्शन। तो ये ट्रांसवर्स वेव, सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल वेव में होता है। ट्रांसवर्स वेव में मैक्सिकन वेव बताई थी हम लोगों ने, वो फुटबॉल वालों को पता होगा। तो कुछ इस तरीके से, तो यानी कि ये देखो, ये ऊपर वाला जो डिस्टरबेंस है तो उसमें कंप्रेशन सर उसमें तो उसमें क्रैश स्ट्रोक बोल सकते होता है हैं ना, रेडिफेक्शन। नहीं, उसमें क्रैश स्ट्रोक बोल सकते हैं और नीचे वाले में कंप्रेशन और रेडिफेक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल इधर मूवमेंट कर रहा है, मेरी बातों पे ध्यान देना, पार्टिकल इधर मूवमेंट कर रहा है और वेव भी इधर जा रही है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एंड वेव प्रोपगेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी सेम डायरेक्शन है। पार्टिकल भी इधर जा रहा है, वेव भी इधर जा रही है, तो यानी कि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन जो है ये क्या है, पैरेलल है। फिजिक्स में इस तरीके के कांसेप्ट में पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम तरफ में जा रही है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, और जबकि वेव कहाँ जा रही है, सामने जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो पैरेलल होता है वेव के मूवमेंट के, और जबकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, वेव के डायरेक्शन के। इतनी बात समझे कि नहीं समझे तुम? एक बार आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान देना, ये एनिमेशन पे ध्यान देना। ये देखो, ये पार्टिकल्स इधर जा रहे थे, ये पार्टिकल कहाँ गए थे, उस तरफ गए थे, और ये वेव भी कहाँ जा रही है भाई साहब, सामने जा रही है। तो सेम डायरेक्शन है, तो मैंने बोला यहाँ पे पैरेलल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्टिकल, एक रिंग पे फोकस करो, सिर्फ इस रिंग पे देखो, ये देखो, सिर्फ इस वाली रिंग पे देखना। हाँ, ये जो मैंने किया है अभी देखो, वापस करेगा ना, सिर्फ इस रिंग को देखो, ये ऊपर गई और नीचे आ गई, ये आगे गई थी क्या, ध्यान देखो, वो जिया, ये बहुत जरूरी है। इसमें मैंने जो किया हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, ये बस ऊपर गई और नीचे आ गई, तो पार्टिकल का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, परंतु वेव तो सामने जा रही है,
वेव क्या हो रहा है, सामने जा रही है, तो पार्टिकल का मूवमेंट ऊपर है, वेव का मूवमेंट सामने है, मतलब ये क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर तुम इसको देखते हो तो देखो ये वाले आगे जा रहा है, ये पूरा आगे जाके वापस आ रहे हैं। देखो ये दोनों रिंग को देखो, ये दोनों रिंग को देखो क्या होगा, ये देखो ये आगे जाके वापस आएगा। तो यानी कि वेव का डायरेक्शन तो दोनों केसेस में सामने है, यहाँ पे पार्टिकल भी सामने है, यहाँ पे पार्टिकल ऊपर है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर बोल दिया मैंने। कुछ भी डाउटफुल लग रहा है? कुछ भी डाउटफुल लग रहा है? तो मतलब जो ऐसे साथ में होता है तो उससे वो बोलते क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल। नहीं ऐसे होता है, उसे सी से क्या था, कंप्रेशन और रेडिफेक्शन। हाँ सर जो पहले अपन ने देखा वो ट्रांसवर्स वेव था ना, ये लॉन्जिट्यूडिनल है जो पहले देख रहे थे, और ये जो है वो मैं जाऊंगा मैं, और ये क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल है। वैसे नहीं, जो पहले वाला ग्राफ देखा था वो ट्रांसवर्स वेव था ना? जो वीडियो में देखा था, जो अपन अच्छा जो ग्राफ देखा था, हाँ। पर लॉन्जिट्यूडिनल का भी ग्राफ ऐसे बना सकते हैं जिसमें क्रेस्ट इज सिमिलर टू कंप्रेशन और ट्रफ इज सिमिलर टू रेडिफेक्शन, बट वो थोड़ा लॉजिकल हमें इतना नहीं लगता है, तो उसको तुम ट्रांसवर्स का बोल सकते हो। डाउट लग रहा है इसमें कुछ? वो डाउट लग रहा है? इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के टर्म्स में, फिर प्रैक्टिकल इसको डिफाइन करना सर पड़ेगा। आपकी बुक में है। हाँ है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा डायरेक्शन के टर्म्स में। अब ये क्या है भाई, ये तो ठीक है। अब ये देखो डिफरेंस बिटवीन रीड करो और चलो पहले वीडियो देखो, बहुत बुरा है। ध्यान से देखना, वो हो जाएगा ना सामने। Waves transfer energy from one place to another. You should already know how to describe them in terms of frequency, wavelength, and amplitude, which we looked at in another video. देख लिया। In this video, we're going to look at two ways they can be classified. Waves are produced as a result of vibrations and can be classified as transverse or longitudinal. Whether they are transverse or longitudinal depends upon how the particles are made to vibrate as the energy passes. Let's look at longitudinal first. This is where the particles vibrate parallel to the direction in which the wave of energy is travelling. Notice that the ends of the slinky don't ever leave the hands holding them. It's only the energy that travels. The places where the coils or particles are bunched together are called compressions. Where they are furthest apart are called rarefactions. An example of longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum skin vibrates, which causes the air particles next to it to vibrate. This causes the next air particle to vibrate, then the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate. The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, transverse waves. The hand moves up and down, as does the slinky, but the wave itself moves from left to right. So the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can simply think of it as, in longitudinal waves, the hand pulses horizontally, pushing and pulling, and the wave energy also moves horizontally, back and forward. Whereas in transverse waves, the hand moves up and down, but the wave energy still moves horizontally. Again, the ends of the slinky never leave the hands holding it. It's just the energy that moves along. अभी वो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज पढ़ लो। ये करो कहाँ घूमने जा रही है? हो गया ना? क्यों नहीं पेंसिल? और कोई एसी चालू कर दे। बियांची। ओए बिया मेरे ठंडी है। चालू है। नहीं सारी तेरे गर्मी हो रही है नाइट आउट नहीं है। वो तो नहीं ओए बंद कर लो। अबे हट भाई चल ये बहुत पड़ी है बंद आ रही 22 पर है। आई एम मेकिंग श्योर वो आ रही ये वो जेन्युइनली नहीं होगी। मैं तेरे घर पे आ जाऊंगी। जेन्युइनली है क्या? बुखार। मैंने को स्ट्रक्चर है पीस एंड कंप्रेशन जावलेकर जोर से पढ़। स्ट्रक्चर पीक्स एंड अरे कोई नहीं मैं समझा खुद के मन में भाई पढ़ लो ना भाई। उम्मीद बहुत है। उम्मीद तो है 10 क्यों 10 है ना सबके पास। मैंने सब समझा तो दिए। मुझे पढ़ने तो बस और से जा रहा हूं
राज विराज की पागल जैसा टेबल नहीं समझ आया आ रहा हूँ कोई वाला छोड़ नहीं हाँ नहीं हाँ जरा भैया तू वो तो 3 2 1 विराज गया द्रव्य वो तो लड़की है न्यू स्ट्रक्चर नहीं महिला रहता है वो फोन से छुपा हुआ है नहीं सही बात ठीक है भाई आगे से पढ़ अबे तो लकड़ा उधर देखो पता रिफ्रैक्शंस क्या बोलते हैं हाँ हाँ क्या क्या बोला तूने कांस्टेंट डेंसिटी गवार थोड़ा यहाँ पे सर क्या और इतनी बार तो समझा चुके हैं सुना रहे थे कब से पूरे टाइम मुद्दे नहीं अभी 2 मिनट पहले समझ आया था इससे वीडियो से पहले आज वीडियो में क्या पढ़ा तूने आरुष ने वापस से पूछा था अबे क्या चिल्ला रहा है आरुष कुत्ता गवार है मेरे को पता है रिफ्रैक्शन कंप्रेशन क्या होता है कल दिख रहा था मैथ में कितना समझ आ रहा था इसको बोलो मैथ और फिजिक्स की बात अलग होती है यहाँ पे थियरी चल रही है चुप रह थैंक यू यार तू आगे शब्द मत बोल रहा क्या मुझे पीछे बॉर्डर पड़ी है ना उसको लेके खुद के सिर पर मार हमारी निशानी को पिच को बोल है यार तो अच्छा है ना किसी और को उधर सामने इसीलिए तुझे चुप रहने को बोलते हैं मेरे पैर भी देख लेना भाई बागा वे तो दिया के साथ मेरे पास मत आए तो वो जेलस हो जाते हैं बेचारा जेलस नहीं होती वो गंदा लगता घर भी है नहीं उसके साथ चल ओए दिया वो दिए ले ले एसी का रिमोट इधर देना केक के बारे में ले ले तू ही थी ना वो गंदी कोई चाहिए गंदी बच्ची मेरा दे दिया एक से प्रॉब्लम रहने के अनिता को मैंने बोला था कि नहीं बोल देना बाद में उससे वो गंदी ये मैं तो भूल ही गई ऐसा फिर मेरा विंडोज क्रैश करके ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे ओ हां आरुष पैर में देना आगे से दूर जा रहे हैं पहले लेके जाना बस दो जाने मार्क्स दो। अच्छा बोला था मैकबुक दे ला दो मेरे को लेकिन नहीं दूसरा मार्क्स दो मार्क्स कैसे अरे एकदम पैसा देखे मेरे पास ब्लैक बहुत है वाइट बहुत कम सेम यार हाँ तू तो मेरा गवर्नमेंट कैसे एक्सपेक्टेड है सर सर ये देखो कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा सर वैक्यूम वाला समझाओ भाई सर ये वैक्यूम स्पीड ये डेंसिटी में बंदा क्या बोल के 2 मिनट में आया शटर गिरा दे सर ही कैन थ्रो ये क्वेश्चन थ्रो ही है और उस तरफ में रेडिफेक्शन कंप्रेशन है यहाँ पे 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर होता है अपने पार्टिकल का मूवमेंट और यहाँ पे पैरेलल होता है वैक्यूम। अब ट्रांसवर्स वेव में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना वही वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ट्रांसवर्स वेव उसी के टाइप है तो वो उसमें वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है क्योंकि उनको मीडियम चाहिए होता मतलब है। वो लोग एम्प्टी स्पेस में ट्रैवल हाँ कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो चाहिए सॉलिड लिक्विड गैस के मटेरियल वो लोग सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी जा सकते हैं वैक्यूम में भी जा सकते हैं और ये लोग सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस में जा सकते हैं वैक्यूम में नहीं जा सकते। डेंसिटी वहां पे कांस्टेंट डेंसिटी है पार्टिकल पास और दूर नहीं हो रहे ऊपर और नीचे जा रहे हैं बस तो डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है पर लॉन्जिट्यूडिनल वेव में डेंसिटी में चेंज आ रहा है क्योंकि पार्टिकल पास और दूर हो रहे हैं ना तो जब पास आ रहे हैं तो डेंसिटी ज्यादा और जब दूर है तो डेंसिटी कम सेम ऊपर जा रहे सिर्फ ऊपर नीचे जा रहे हैं तो उससे डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता है दूर दूर नहीं सर ऊपर एक ही बार जा रहे हैं। वैक्यूम समझा दो ना प्लीज वैक्यूम यानी कि एकदम कोई भी पार्टिकल नहीं होना यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है एकदम खाली है कोई मीडियम नहीं है तो ट्रांसवर्स वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं उसमें भी ट्रांसवर्स वेव की स्पेशल कैटेगरी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है उनको मीडियम चाहिए होता है जैसे साउंड एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है तो उसको मीडियम चाहिए होता है अगर यहाँ पे वैक्यूम है ना तो मैं कुछ भी बोलूँ तुमको मेरी आवाज नहीं समझ आएगी जैसे स्पेस में होता है स्पेस में अगर एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं आवाज नहीं समझ आएगी क्योंकि वो वैक्यूम मतलब वैक्यूम साइन लैंग्वेज तो वो जो वीडियोस में दिखाता है वो वेव्स रीबाउंड टकरा के वापस आना और प्रेशर अब देखो डेंसिटी और प्रेशर एक ही जैसे डेंसिटी और प्रेशर एक ही जैसे आपने वाइब्रेशन समझा समझती नहीं है वाइब्रेशन नहीं समझ आया पार्टिकल जो होते हैं वो पार्टिकल होते ही है ना इसमें अरे एक बार तो पार्टिकल जो होते हैं वो एनर्जी के कारण डिस्प्लेस होते हैं ना
पार्टिकल खुद आगे नहीं जा रहा है, लेकिन एक बार तो उसका पोजीशन में दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, ऊपर जाके नीचे आएगा। तो पार्टिकल इधर से ऊपर नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंजेस आया। तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री जाते हैं और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जाते हैं लॉन्चिंग 90 परपेंडिकुलर। ऐसे ऐसा था पार्टिकल, वो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ट्रांसफर। अरे खासी जो हमने वो देखा ना, अरे ऐसे यार ऐसे नहीं है भाई, हाँ ऊपर नीचे और वेव लॉन्जिट्यूड ऐसे में गई। आगे पीछे, हाँ समझा समझा। और डेंसिटी प्रेशर एक ही तरीके से है भाई। तो ट्रांसफर्स में पार्टिकल बस ऊपर नीचे हो रहे हैं तो डेंसिटी और प्रेशर में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पर लॉन्जिट्यूडिनल में कंप्रेशन रेलिफेक्शन के रीजन बनने के कारण डेंसिटी प्रेशर चेंज आ रहा है। प्रेस- ऊपर नीचे हो रहा है तो ऊपर यहाँ पे मैंने बोला ना, इस टॉपिक के लिए डेंसिटी प्रेशर सेम है। एक फिजिक्स की वर्कशीट आई है, वेव्स के ऊपर ही है, बहुत बड़ी है। कर लेंगे इसके बाद। कितनी बड़ी है चार विचार नहीं, ए भी है। तो वो तो कब की हो गई चलो चलो चलो। ये वाली Speed of wave dependent on the material which is traveling in, किस material पे डिपेंड अरे copper wire के अंदर तो ये हो रहा है, सॉलिड है तो सादा होगा, है ना? ओके ये कहाँ है? लो लो फॉर्मूलास फोटोज ले दो मस्त स्लाइड रुको। अरे यार, अरे एक और फॉर्मूला है ना, डेरिवेशन हो गया। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सर जी एक सेकंड रुक एक मिनट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो नाटक करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू 1 अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और वेवलेंथ सेम है। सर वेलोसिटी का से बन गया ये सब। स्पीड इज वेलोसिटी थोड़ी सा डायरेक्शन और डिस्टेंस इज वेवलेंथ और 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी। तो तुमको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड और वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये तीनों याद रखने हैं। सर रुको जरा टाइम पीरियड अगर एक वेव 0.5 सेकंड में ट्रैवल करता है और 5 वेव 1 मिनट में ट्रैवल करते हैं, तो क्या टाइम मूवमेंट? सर यार एक वेव का 0.2, एक ही वेव का। ठीक है सर। तो 5 में उसके डाउट मैं ही समझ सकता हूँ, तुम मत समझो। तू समझ गया लेकिन नहीं बट हाँ। अबे क्लियर हुआ वो मंगोल क्या? अरे यहाँ पे स्केलर मेथड नहीं देखते हैं, स्पीड वेलोसिटी वो पेन के बीच में तो वही चल। दो तरीके की वेव है भाई साहब, मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है। ध्यान दोगे तो जिंदगी में मजा आएगा। मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है। साउंड वेव, वाटर वेव, सेस्मिक वेव है। सेस्मिक वेव पता है क्या है? कहना बेवकूफ है। सेस्मिक वेव सेस्मिक वेव अरे ये सारे मैकेनिकल वेव अरे है। झटपट मैकेनिकल है। वेव में एक ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक स्पेशल वेव है ना। उसका वो क्या होता है? मैग्नेटिक लेविटेशन ठीक है। मैकेनिकल वेव वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकते, ये वैक्यूम से ट्रैवल लॉन्जिट्यूडनल को लॉन्जिट्यूडिनल जो है ना, ये हमारा मैकेनिकल वेव है और ट्रांसवर्स में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, बस वही नॉन मैकेनिकल वेव है। एकदम स्टार्टिंग में पहुंचो तो जरा देखो 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 मैं बताता हूं। ये देखो दो टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही नॉन मैकेनिकल वेव है। तो नॉन मैकेनिकल वेव में ट्रांसफर्स आ सकता है, मैकेनिकल में भी ट्रांसफर्स आ सकता है, ये कहानी। तो तुम लोगों तो खैर एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखना। सर आप पीछे क्यों चले गए वापस? जिंदगी में पीछे मुड़ के जब भी देखा मैंने तो फ्लोचार्ट में हां मैं देखा। अरे पढ़ने दो। पढ़ो, कलम रीड कर मन में। अरे मतलब रीड कर तो मैं पढ़ना। वाह वो डिस्ट्रैक्टेड था वो नगमा। तो वो मैकेनिकल इन लोगों ने नॉन मैकेनिकल की ट्रांसवर्सल और लॉन्जिट्यूडनल दोनों। सर प्रोपगेशन मतलब ट्रैवलिंग ट्रांसफर्स पे दोनों से है। अरे इन लोगों ने मैकेनिकल की तरह नॉन मैकेनिकल देखो मेन दो टाइप है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल की भी कुछ वेव ट्रांसफर हो सकती है, नॉन मैकेनिकल की भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसफर हो सकती है। उन लोगों ने इस साइड इस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा था, इस तरफ मैकेनिकल। तो फिर इधर मैकेनिकल में बोला है मीडियम मीडियम से ट्रैवल कैसे तो हो गया ट्रांसफर। समटाइम्स ट्रांसफर्स वेव आल्सो नीड अ मीडियम स्पेशल कैटेगरी। सर पीछे टेबल में लिखा था नहीं चाहिए, मतलब वोट कर सकते हैं कौन बात है? पीछे टेबल में लिखा था
देखो ये तुमको याद है, ये मैंने 9th में भी बोला था कि ये स्कूल से एक बार पूछना क्या? में अलग लिखा होता है। क्या ऐसा भी नहीं धीरज सर भाई जैकेट नहीं अरे साल में तो हुडी पहन के आई है घर की हुडी के ट्रांसफर डू नॉट रिक्वायर्ड। तो ये क्या करें अपन एक बार तो पॉज करो। आप एक बार क्लियर बोलो ना मुझे कौन सा क्या है अपने हिसाब से। दो कैटेगरी है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में लॉजिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रांसवर्स है, वो वाली साउंड वाली। हां सर आगे रुक जाना। सॉरी सर आप वॉच छोड़ो सर आपका उंगली इतना अबे चुप रह। क्या बना रही है बच्ची सर नॉन मैकेनिकल सर नॉन अरे स्मार्ट बोर्ड फूक के करिकल रीड कर लिया। सर नॉन मैकेनिकल समझो नॉन मैकेनिकल सर ये बहुत नॉन मैकेनिकल वेव जो होती है ना, उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपगेशन क्यों? के लिए। अबे क्योंकि नॉन जीरो की मैकेनिकल भाई। और ये टाइप है यार, क्या फालतू बात है, क्यों क्या हो रहा है? द्रव्य से आते क्यों कर रहा वही तो है है। हाँ भी प्रोपगेशन जो है वो मतलब कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता उनको ट्रैवल करने के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नॉन मैकेनिकल वेव है और वो वैक्यूम से ट्रैवल कर सकते हैं सर वो सनलाइट मतलब वो फीजिबल नहीं है क्लियर है सर सनलाइट किसके अंदर आएगा फीजिबल मतलब फीजिबल्स पता है मेरे को। फीस खानी है इसमें बता खानी है जाके बाहर जाके खरीद लो मेरे को क्या भूख ये इसमें मिलती होगी ना। 500 की चॉकलेट है सर 550 की चॉकलेट है बस। हाँ बस सर तेरा बाहर के हमसे भूख के 550 चॉकलेट होंगे हाँ आपको एक देना हाँ गिफ्ट में कितना मैं गरीब आदमी। 550 मेरे इसमें खुद पे खर्चा सर अपने जितनी फेमस हो गई है उसके इंस्टाग्राम पोस्ट आया है मेरा भी अच्छा, चलो हाँ, वही तो चाहिए। रितिक सानवी का रफ ध्यान दो। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। अब साउंड वेव क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाती है? Speed of sound. दिखाती है, रिफ्लेक्शन कर सकती है, पिच, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, टिम्बर मतलब क्वालिटी। तो ये सारे टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो जैसे स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तुमको पता है साउंड वेव ट्रैवल करती है अलग-अलग मीडियम में अलग-अलग स्पीड से। मत कर यार। सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, गैस में सबसे कम स्पीड होती है। तो ये जो स्पीड है इसको क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है? सबसे पहला तो टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। साउंड मूव्स थ्रू हॉट एयर फास्टर देन कोल्ड एयर। क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा है तो वेव की भी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वेव की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और टेम्परेचर के घटने से वेव की स्पीड क्या हो जाती है? घट जाती है। फिर टाइप ऑफ मीडियम, भाई जितना डेंस मीडियम होगा जैसे सॉलिड, हाँ, और जितना डेंस मीडियम होगा उतना तेज उसके में क्या होगा? साउंड वेव चलेगी। और जितना लेस डेंस मीडियम होगा उतना धीरे साउंड चलेगी। तो मतलब हम तो वेव की बात करते तो स्पेसिफिक साउंड के तरीके से हम समझ सर रहे हैं। डेंस मीडियम में बट सॉलिड बट अपन आयरन बेंच। अच्छा मतलब अगर मैं आयरन को आयरन के ऊपर अरे यार वो तुम बचपन में नहीं करते थे? अच्छा तुम्हारा तो अभी ऐसे बचपन कान चल की रहा है। तरफ हाँ इधर कान रखो तुम, इधर से मैं टक 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 करूंगा बहुत जल्दी आवाज आएगी। मैं ग्रेड 1 में आधा साल ऐसे ही निकाला था सर जोरदार मजा सर हम बचपन में नहीं जी रहे ये बचपन में ये जी कितना आरुष तेरी भी वैक्स कर दूंगी मैं आपको आज देखो एनालाइज वाला आया। एनालाइज आया देखो। स्कल बोन क्या होता नाम है? को समझ- अबे तेरी रीड अरे वो पोकेमॉन मूव होता है पोकेमॉन हां तो ये पोकेमॉन मटेरियल वाले मत बोलो अरे यार देखो आपसे कुछ पूछ रहे हैं। देखो डेंसिटी वेरिएशन देखो, कंप्रेशन रेडिफेक्शन किस तरीके से, कंप्रेशन रेडिफेक्शन किस तरीके से दूर। मैं क्या हुआ ये किसका बच्चा हो गया देखी तो इसके यहां से साउंड भी कूद के इस कार्बन में हमारे कान में डर गया ए इतने में देख लोगे ना। ए साले वहीं पे डाला सामने रुकेगी प्रोपगेशन सर वो YouTube वाला प्रेस करो नहीं हो रहा है। वो गलती है आपकी स्केल मैं सर्च मारती सामने बैठ जाना। आगे बैठती मेरे को आर्टिफिशियल किडनी से तुम भी लोगों को समझा तो टाइम आउट में हो गए मेरे गाइस में जेड आता है मुझे तो चिल्ला रहे मुझे गलती से स्विच ऑफ क्या
की स्पेलिंग से ये सर देखो शादी स्विच ऑफ कर दी तेरे श्री चैतन्य है। ठंडी ना लगे ना। In our previous video, we studied that sound is a medium for propagation. That is, it requires some medium to travel from one place to another. But how does it really travel through the medium? What happens to the particles of the medium? Let us find out. We now know that sound is produced by vibration. When the object is vibrating, it sets the particles of the medium around into vibration. In the process, the nearest particles to the source gets displaced from their mean or equilibrium position. They start to collide with the particles adjacent to them. The adjacent particles then also get displaced from their mean positions. They in turn do the same to their neighboring particles. This process continues in the medium till the sound reaches our ear. We see that we create some disturbance flowing through the medium. This is the way that sound travels through the medium. वीडियो उधर चल रहा है, We इधर see चल रहा that है। particles of the medium are not traveling from the source to the human ear. It is the disturbance produced by a source which is traveling in the medium. The particles are merely oscillating from their mean positions. This disturbance created by the vibrating object in the medium is what we call a sound wave. But what does this disturbance look like? Let us study this with the help of a tuning fork. Here we take air as a medium of propagation. Here we have a tuning fork made up of steel. This shows the initial condition of the air particles of the medium when the tuning fork is in its original position, that is, when tuning fork is not vibrating. When we strike its prong on a rubber band, we start hearing a sound. How does the sound travel through the medium? The two prongs of tuning fork are vibrating. Let us concentrate on motion of one of the prongs first. Say the one on the right. When it's away from its mean position, it pushes and compresses the air particles around it. This creates a high pressure region, also called compression. This compression travels in the medium as a disturbance. Here the density is high. That is, the particles are very close to each other. When the prong comes towards its mean position, the pressure on the right decreases and keeps on decreasing further as the prong continues its motion towards left. This creates a low pressure region, also called as rarefaction. We see that at this point, the compression in the form of disturbance has reached this region. This rarefaction also travels in the medium as a disturbance. Here the density of particles is less. That is, the particles are far away from each other. As it continues to vibrate, we get a series of these compressions and rarefactions. This continuous sequence of compressions and rarefactions is what we call sound waves. Yes, the sound waves travel in the form of compressions and rarefactions. Instead of the tuning fork, if we take any other source of sound, say the speaker, then the sound waves generated by this object will also travel in the form of compressions and rarefactions. Here is one interesting question. Is the sound wave a mechanical wave? Yes. Do you know what a mechanical wave is? The mechanical wave is a wave that requires some material medium to travel. And as we know, a sound wave also requires some medium to travel. So yes, it is a mechanical wave. How do you define vacuum? Can sound travel through it? To find the answer to these questions, you have to wait for our next video. See you then. एक डाउट है empty spaces का example दो empty spaces वैक्यूम स्कूल स्पेस में बीमार है। सर मेरे को एक डाउट है जो मीन पोजीशन वाले लोग ने पॉइंट बोला था तो फिर वो जो मीन पोजीशन है वो फिक्स्ड ही रहती है जहाँ पे पहले वो ट्यूनिंग फॉर वो प्रॉन्ग आ गया वही मेन पोजीशन है अब तूने हिट किया इसको तो ये मेन पोजीशन से इधर उधर होता रहेगा कुछ समझाने जैसा है लगभग तो हमको सांली पर दबा आ गया लगभग तो हमको बाद में थोड़ा पास में है अब देखो ये साउंड किस तरीके से रूम में काम करता है खैर ये सब जरूरी है देखना और रिफ्लेक्शन वगैरह है ये बेसिकली किस तरीके से इंसिडेंट साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड होती है एब्जॉर्ब साउंड होती है और ये रिफ्लेक्शंस है खैर सर इसका वो कांच वाला भी पढ़ा होगा सेकंड वो एक ऐसे पास होती है तो वैसे रिफ्रैक्शन
हाँ फिर अलग अलग कलर्स में निकलती है। सब है इसमें। Hi, I'm John Calder of Acoustic Geometry. Let's talk about acoustics, which is basically how sound works in rooms. It may seem complicated, so let's make it simpler. Most rooms have flat walls and flat ceilings, and sound bounces off of these. So how does that affect the sound? I'll use these two Nerf guns to demonstrate. I've got this one aimed so this disc goes directly to the ear. That represents direct sound. I've got this one aimed so that disc bounces off the wall and it represents reflected sound. I'll shoot them both at the same time. Reflected sound arrives at our ears later than direct sound, even though it started out at the same time, because it's traveling farther. And this wall is only one flat surface. There are at least 6 in the average room, and that's a lot of reflected sound. But why is reflected sound bad? I'll demonstrate using these two identical patterns. The blue pattern represents direct sound waves, and the red pattern represents reflected sound waves. They start out together, but when I move the red one backwards, like a delayed sound reflection, it creates destructive interference patterns which changes the original sound wave. Here's the problem. Original sound waves are distorted by strong, later arriving reflections. Also, sound travels really fast, about 1130 feet per second. A sound wave will bounce back and forth between these two walls about 60 times in 1 second. Sound travels so fast, it fills a room almost instantly, and this is only one bounce angle. Every room has thousands. How can we make our rooms sound better? Remember our Nerf guns? I'll shoot these at the same time, again representing a sound wave bouncing off a wall. Both discs bounce together in the same direction, which means the reflected sound is at full strength. Now let's use the first of our 2 acoustical tools, an absorber, to reduce the strength of sound bounces. To a sound wave, an absorber looks a little like a hole in the wall, so some of the energy doesn't come back. An absorber works by reducing the strength of reflected sound that would otherwise cause more destructive interference. But if we use only absorbers in a room, it makes it sound dull and unnatural. Historically, humans don't like overly absorbent rooms. So, let's use the second of our 2 acoustical tools, the curved surface diffuser. It also reduces the strength of sound bounces. A diffuser works by scattering the sound reflections in different directions, smoothing out destructive interferences throughout the room. Room acoustics are greatly improved using a combination of absorption and diffusion. It's all about reducing those flat surface reflections. Use a combination of absorbers and diffusers, and your room will sound a lot more natural. Thanks for watching. Combination of absorbers and diffusers, and your room will sound a lot. सर जो एक और वो सब वो भी इससे कनेक्टेड है। एग्जांपल से ही समझ आया क्या बोल रहा था। पर बहुत सही बोल रहा है। जो स्विच है ना वो अच्छा है। हाँ, honestly वरना इतना फर्क पता नहीं चल रहा था। हाँ। अच्छा, चलो तो अब इसमें वॉल में जैसे कि देखो ये इन्होंने क्या बताया, ये इंसिडेंट साउंड, ये रिफ्लेक्टेड, एक मिनट न्यूमेरिकल के फॉर्मूले आ रखती है। ये इंसिडेंट साउंड, ये रिफ्लेक्टेड साउंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। कुछ साउंड थोड़ी सी आगे ट्रांसमिट हो जाती है और कुछ साउंड यहाँ पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्शन के लॉ है भाई। अगर मैं इसको एक वॉल मानूं, ये इंसिडेंट साउंड, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, और बीच में मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो तुमको पता ही होना चाहिए इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है भाई साहब, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे के सारे सेम प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नहीं हाँ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव और नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल। ये दोनों क्या होने वाले भाई साहब, सेम होने वाले।
ये बहुत जरूरी है यार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक समझना ये बहुत जरूरी है। लाउडनेस, पिच, टिम्बर, इसके बारे में समझना आपके तुम बुक लोगों को में इससे ज्यादा ज्यादा है। जरूरी है। खैर हमारी बुक से ही हम करेंगे। वाओ फ्लेक्स मारो सर। 3 है में लाउडनेस, पिच और टिम्बर। एक इंटेंसिटी भी आता है, खैर हम देखेंगे, ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाएंगे। टेम्पल क्या होता है? टिम्बर यानी क्वालिटी होती है, हम देखते हैं। ये लाउडनेस के ऊपर है ना। मुझे नहीं लगता ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं डालता हूँ कभी भी। तो इट इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग अदर कितनी साउंड एनर्जी इन्फॉर्मेशन पढ़ते कब? बात तो सही है। पर बुक में सब पढ़ के डालता हूँ, बुक में बिना पढ़े नहीं डालता मैं। तो मेजर ऑफ साउंड एनर्जी एक्चुअली क्या होता है ना, बुक में इतना पढ़ लेता हूँ कि पेपर में फिर बिना पढ़े डालता सर हूँ। पाउडर ऑफ यू। थैंक यू। क्या? तो मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना साउंड एनर्जी आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? लाउडनेस बोलते हैं। ज्यादा साउंड एनर्जी आ रहा है मतलब ज्यादा लाउड है, कम आ रहा है तो भाई कम है। इफ द साउंड वेव्स हैव अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड छोटा है ना तो साउंड जो है फेंट और सॉफ्ट होगी, बट अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना तो साउंड विल बी लाउड। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी तेज आवाज, और जितना कम एम्पलीट्यूड उतना कम आवाज। तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस इज, मैंने इनवर्सली बोल दिया क्या? भाई मैं सोचो हमारे वहाँ पे भी फिजिक्स के टीचर सब है ना, तो एवरेज बन से पढ़े हैं, इसमें भी इन्वर्सी करे जाते हैं सर, ना। बाहर है ये तो सब। चंदना लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाँ और यहाँ से सही बोला मैंने। अगर हम क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सर वो किड्स शो। ठीक है ठीक है। वो तो चंदन का सर। ये होता है, होता है। स्वीटी था सर। ओए क्या बोल रहा था चंदन का? चलो कुछ ही नहीं सुनो मेरी आगले बात को। एक मिनट। क्या अनफिल्टर हो रहा है? अनफिल्टर